स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ फहाद शब्बीर भट्टी, जो फिजिक्स एमडी का ट्यूटर। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट केसेस को। आज हम बात करेंगे सोलेनॉइड की। आज हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और आज हम बात करेंगे कि जब एंगल किसी भी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से बदला जाता है तो उसके पाथ में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए ये सब देखने के लिए हम मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट चीज़ों की। जैसे आपको याद होगा हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि अगर वायर में से करंट पास करे तो वायर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड निकालती है। और अगर तो हम नोटिस करें उस केस में तो हमने देखा कि राइट हैंड को हमने इस्तेमाल करना है और राइट हैंड की मदद से जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे थंब को प्लेस करेंगे और फिंगर्स कर्ल करेंगे। स्टूडेंट्स जहाँ पर फिंगर्स की कर्लिंग आ जाएगी वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वे में मौजूद होगी। फिर हमने सारा डिस्कस किया था कि अगर तो हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर में को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में प्लेस कर दें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। हमने उस फोर्स को पढ़ा ILB साइन थीटा के केस में। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी डायरेक्शन से कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी और हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। और स्टूडेंट साथ हम बात करेंगे सोलेनॉइड की और फोर्स ऑन आ मूविंग चार्ज के ऊपर। ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर तो हम बात करते हैं ना F इज़ इक्वल टू I L क्रॉस B की, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि हमने दरअसल राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है। कर्ल किन को कर्ल करना है? फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कर्ल किया जाए। फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को और कैसे कर्ल करना है कि वेक्टर लेंथ से फिंगर्स कर्ल की जाए B की तरफ, वेक्टर लेंथ से फिंगर्स कर्ल की जाए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ। एंड दिस आफ्टर दिस प्रोसेस जो थंब होगा इरेक्ट थंब वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता देता है। स्टूडेंट्स अब यही रूल ना हम आगे भी डिस्कस करेंगे, फिर हम इकट्ठे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सोलेनॉइड की कि व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड। हमारे पास जनरल वे में सोलेनॉइड क्या होता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से असर अंदाज होती है, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आप एक वायर को पकड़ें और उस वायर को आप वूंड कर दें ऑन आ सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी कि अगर एक वायर को पकड़ें और उसको हम ऐसे वूंड कर दें तो स्टूडेंट्स इस शेप को हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब अगर इसमें से आप करंट को पास करवाएं ना कि करंट यहाँ से सोलेनॉइड में इंसर्ट हो रहा है, जब करंट यहाँ से निकल रहा है सोलेनॉइड में से, तो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स जिस एंड से हम करंट को इंसर्ट करते हैं वो एंड एज अ साउथ पोल, जबकि दूसरा एंड एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करता है और सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड को निकालना स्टार्ट करता है। ज़रा यहाँ पे नोट कीजिएगा, इसे थोड़ा सा हम बड़ा करके यहाँ पे देखेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए दिस इज़ आ सोलेनॉइड, ये हमारे पास सोलेनॉइड है। हमने इस सोलेनॉइड में इस डायरेक्शन में करंट को पास करवाया और करंट यहाँ से सोलेनॉइड से निकल गया। हमने अभी ये बात पढ़ी कि जहाँ से करंट स्टूडेंट्स इंसर्ट होता है दैट इज़ टेकन एज साउथ पोल,
जहाँ से निकल रहा है डैट इज टेकन एज नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के अंदर भी, मैं साथ साथ कंपेयर भी कर रहा हूँ इनको, एक बार मैग्नेट के अंदर भी जबकि एक सोलिनॉइड के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दरअसल अगर आउटसाइड फील्ड की बात की जाए तो नॉर्थ से साउथ होती है। तो फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ को होती है, नॉर्थ से स्टूडेंट्स साउथ की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है, बिल्कुल इस तरह से। दिस इज आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। और याद रखिएगा बिल्कुल इससे मिलती जुलती फील्ड ही एक बार मैग्नेट की भी होती है। नॉर्थ से साउथ फील्ड ही बार मैग्नेट की भी होती है। यहाँ से नॉर्थ से साउथ फील्ड बार मैग्नेट की भी। मैंने तभी आपसे कहा था कि अगर तो सोलिनॉइड की बात की जाएगी तो सोलिनॉइड बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। कि इन दोनों केसेस में स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस में अगर मैं आउटसाइड फील्ड की बात करूँ ना, अगर मैं आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो भला वो कहाँ से कहाँ है? वो नॉर्थ से साउथ है, कर्व्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है और वीक है। और सोलेनॉइड के अंदर भी और बार मैग्नेट के अंदर भी स्टूडेंट्स फील्ड लाइन अंदर भी मूव करती हैं जो साउथ से नॉर्थ होती हैं, और यहाँ पर भी अंदर मूव करती हैं जो साउथ से नॉर्थ होती हैं। हम इन्हें कहते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि सोलेनॉइड में भी और बार मैग्नेट के अंदर भी जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से स्टूडेंट्स नॉर्थ की तरफ होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। आपने एक बात पढ़ी होगी अपनी बुक के अंदर कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ फैंटम बार मैग्नेट। यूं लगता है जैसे इसके इन कर्ल्स के दरमियान में ना एक बार मैग्नेट प्लेस किया गया है जो नज़र नहीं आ रहा, हालांकि है नहीं। फैंटम मीन्स ऐसे कोई हवाई चीज़, कोई भी जिन, कोई भी ऐसी शय जो हमें नज़र ना आ रही हो लेकिन मौजूद हो। हम कहते हैं कि फैंटम बार मैग्नेट का मतलब ये है कोई ऐसा बार मैग्नेट मौजूद है जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन मौजूद तो है, क्योंकि उसकी फील्ड लाइंस बिल्कुल सिमिलर हैं एज कंपेयर टू अ बार मैग्नेट। तो मैंने तभी कहा कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब जब हमने करंट की वैल्यू बढ़ा दी सोलेनॉइड के अंदर तो करंट की वैल्यू बढ़ जाने से मैग्नेटिक फील्ड में भी इजाफा हुआ। जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने से भी मैग्नेटिक फील्ड में इजाफा हुआ। जब हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गई और मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, तो इन्वर्स लिंक आ गया। फिर जब इन सबको कंबाइन किया गया आपस में तो कुछ यूं फार्मूला में गेन हुआ कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट N/L इंटू I, कि डायरेक्ट है N के, डायरेक्ट है I के, इनवर्स है लेंथ के। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ये जो म्यू नॉट है दिस इज़ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी भी सेम वैल्यू है 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर
पर मीटर, सेम वैल्यू है। दिस इज जनरली फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये कौन सी फील्ड का फार्मूला भला? इनसाइड के आउटसाइड, दोनों तो चेंज थी स्टूडेंट्स। दिस इज द फार्मूला ऑफ इनसाइड फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ये इनसाइड के लिए है और हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय एम्पेयर्स लॉ। स्टूडेंट्स, हम इसको एम्पेयर्स लॉ से डिटरमिन करते हैं। एम्पेयर लॉ को डिटेल से आपने अपने इंटर के दौरान में पढ़ा होता है। अब अगर फर्दर स्टूडेंट्स ये बात की जाए कि हमारे पास ये फार्मूला आ गया सोलेनॉइड का और इसके फर्दर केसेस क्या क्या है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम ना सोलेनॉइड्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, हम कटिंग भी कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा जाता है कि इफ़ सोलेनॉइड इज कट इनटू हाफ, अगर हम उसे हाफ से कट कर देते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन पार्ट विल बी। दो हिस्से हो गए ना, तो एक हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अल्फा कहा जाता है b/2, बीटा कहा जाता है 2b, चार्ली कहा जाता है b, जबकि डेल्टा कहा जाता है b/4। अब बड़ी सिंपल सी चीज़ नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब आपने कट किया सोलेनॉइड को, कट करने पर इसके नंबर ऑफ टर्न्स तो हाफ हो गए, तो क्या साथ साथ इसकी लेंथ भी हाफ नहीं होगी? लेंथ भी तो हाफ हो गई है पहले से। तो हम कह सकते हैं ना कि b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे n/2, यहाँ पे l/2 और साथ आ गया i। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बाय 2 कट गया, बाय 2 के साथ हमारे पास फिर से फार्मूला बिल्कुल सेम गेन हुआ कि म्यू नॉट n/l इंटू आई। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये तो सेम ही रहे ना। नंबर ऑफ टर्न अगर हाफ हुए, लेंथ भी हाफ होगी, स्मॉल n तो सेम ही रहा, तो फील्ड भी उसके लिहाज से सेम रहेगी। हम एक केस और देखते हैं। हम कहते हैं अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड ये है जिसमें करंट इस तरफ को मूव कर रहा है, करंट इस तरफ को मूव कर रहा है I1, और एक हमारे पास सोलेनॉइड और है, देयर इज अनदर सोलेनॉइड लाइक दिस। हमारे पास ये एक और सोलेनॉइड है जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है I2, और हम इन दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने का मतलब है कि हम इन्हें कुछ यूं एक दूसरे पर वोंड कर देंगे। जैसे एक हमारे पास अगर ये है तो सेकंड विल बी समथिंग लाइक दिस, देयर विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास दोनों दूसरे पर वोंड हो गए, हमने दोनों को दूसरे के ऊपर वोंड कर दिए। कहता आप बताइए कि इनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स क्या होगी? हमें अल्फा ऑप्शन दे दिया गया। क्या इनकी फील्ड होगी म्यू नॉट n I1? क्या इनकी फील्ड होगी म्यू नॉट n I2? क्या इनकी फील्ड होगी म्यू नॉट n I1 प्लस I2? या क्या इनकी फील्ड होगी म्यू नॉट n I1 माइनस I2? ज़रा आप बताइए कि केस कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों करंट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की फील्ड्स भी सिमिलर होंगी। अगर दोनों की फील्ड सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोज फील्ड्स विल बी एडेड, और अगर हम उन्हें करें ऐड तो ज़रा नोट कीजिएगा म्यू नॉट I1
प्लस म्यू नॉट्स एन आई टू। म्यू नॉट एन तो स्टूडेंट्स से कॉमन नहीं आ जाएगा, जैसे ही म्यू नॉट एन कॉमन आया तो आई वन प्लस आई टू, ये आ गई हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। किस केस में? व्हेन सोलेनोइड्स आर मर्ज्ड हैविंग सेम करंट्स। तो अगर मेरे पास इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ दो सोलेनोइड्स यूं मर्ज्ड हों जिनके मैग्नेटिक करंट्स आपस में ऑपोजिट हैं, जैसे कि नोट कीजिएगा इफ़ दीज टू आर मर्ज्ड, जबकि दोनों के करंट्स आपस में ऑपोजिट हैं, आई वन और आई टू ये दोनों आपस में ऑपोजिट वे में हैं, तो हमें सिर्फ याद होना चाहिए कि म्यू नॉट एन तो कॉमन आ जाता था और ज़्यादा करंट में से हम कम वाले को सिंपल माइनस कर देंगे, तो इट विल गिव अस नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। तो ये था हमारे पास सिंपल सोलेनॉइड। अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात करनी हो, अगर तो हमने डायरेक्शन की बात करनी है स्टूडेंट्स इन केस ऑफ सोलेनॉइड, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। कहा यह जाता है कि जहाँ पर भी करंट मूव कर रहा है, तो जैसे देखना सोलेनॉइड समथिंग लाइक दिस, सोलेनॉइड इज समथिंग लाइक दिस, तो आप ऐसे ही करंट को भी उसके अलॉन्ग अपने फिंगर्स को मूव करें। तो जो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रूल है, जो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड है, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, इन्हें कर्ल किया जाए करंट की सिमत में, इन्हें कर्ल किया जाए अलोंग करंट, जैसे करंट मूव कर रहा है। फिर उसके बाद जहाँ पे इरेक्ट थंब होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स थंब होगा वहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, एंड इफ वी गेट द पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल देन अनदर एंड विल बी साउथ पोल, और वहाँ से अल्टीमेटली मिल जाएगा आंसर। ऐसे सिंपल सी बात सुनिएगा, हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है, दिस इज अ सोलेनॉइड, करंट कुछ यूँ जा रहा है। अगर यहाँ से देखा जाए तो करंट इज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो करंट ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज वे में। मैंने घुमाया क्लॉकवाइज वे में इसको, तो थंब कहाँ पे आ गया? इस तरफ स्टूडेंट्स। तो हमने कहा कि ये नॉर्थ पोल है, तो फिर ये क्या होगा? साउथ पोल। और फिर हमारे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसकी आ सकती है आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, जबकि इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। और आपने नोट की एक और बात कि अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की जाए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लाइंस, क्योंकि देखें ना वो जहाँ से शुरू होती हैं वो वहीं पर तो ख़त्म भी हो रही हैं। यहाँ से शुरू हुई, इधर जाके दोबारा इधर ही ख़त्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लाइंस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लाइंस नहीं थी, वो ओपन लाइंस थी। ये था आपका सोलेनॉइड। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड के बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, और इसके साथ ही हम सारे रूल्स पढ़ेंगे डायरेक्शन के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा ना कि जब भी कभी किसी कंडक्टर में से जिसमें से करंट पास कर रहा हो, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो फोर्स एक्ट करती है। अब हम बात करेंगे कि उन कंडक्टर्स के अंदर जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, उन मूविंग चार्जेस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्ज कीजिए कि दिस इज a conductor, this is basically a conductor, और इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं लाइक दिस।
और हमने इस पर लगा दिया बैटरी को, बैटरी हमने अप्लाई कर दी, या फिर हमने इन मूविंग चार्जेस को प्लेस कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हमने इन चार्जेस को मूव करने पर लगा दिया और हमने देखा कि अगर इन्हीं चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए तो इनकी मोशन पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से असर अंदाज होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने देखा कि जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ चार्ज उतनी ज़्यादा फोर्स, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा फोर्स। जैसे ही हमने इन सब को ज्वाइन किया विद अनदर फैक्टर, जितना ज़्यादा एंगल उसका साइन भी ज़्यादा और फोर्स भी ज़्यादा, तो पता लगा सब कुछ मर्ज करने के बाद कि जो फार्मूला हमें गेन होता है डैट इज़ F इज़ इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेसिकली द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अगर मैं इसको फर्दर लिखूं वेक्टर फॉर्म में, सो इट बिकम्स F फोर्स इज इक्वल टू Q वेलोसिटी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड फील्ड। और जब मैं इसको दोबारा लिखूंगा ओपन करके तो ये बन जाएगा QVB साइन थीटा और साथ आ गया n कैप। सो दिस बिकम्स F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा n कैप। रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे भी सेम आया कि जो n कैप है ना, दिस n कैप शोज कि फोर्स इज बेसिकली नॉर्मल, या फिर फोर्स इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। किस प्लेन पे? कंटेनिंग उस प्लेन पे जिसके अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ शामिल है, उसके नॉर्मल एक्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स। अगर यहाँ से देखा जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है, मैक्सिमम फोर्स वो एक्ट करती है एंगल 90 पे। हमने कहा इफ़ एंगल इज़ 90 डिग्री, तो फिर यही फोर्स भला कैसे बन जाती? यही फोर्स आ जाती F इज़ इक्वल टू QVB, जिसको हम कहते मैक्सिमम फोर्स। अब ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज़ बेसिकली मैक्सिमम फोर्स। अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ ऐसा नहीं बन जाता। ज़रा नोट कीजिएगा कि F इज़ इक्वल टू F मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा। अब डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट वैल्यूज़ हासिल होती हैं। जैसे कि सबसे पहला एंगल हमारा कौन सा होगा? 0 डिग्री। उसके बाद एंगल कौन सा होगा? 30 डिग्री। उसके बाद एंगल 45 डिग्री। उसके बाद एंगल 60 डिग्री और लास्ट पे एंगल कौन सा आ जाएगा? 90 डिग्री। साइन 0 भला क्या हो जाता है? 0। सो 0 पर फोर्स भी 0 होती है। साइन 30 पर फोर्स हो जाती है F मैक्सिमम बाय 2। साइन 45 पे फोर्स हो जाती है F मैक्सिमम बाय √2। साइन 60 पे फोर्स हो जाती है √3/2 टाइम्स F मैक्सिमम, और 90 पे फोर्स हो जाती है स्टूडेंट्स F मैक्सिमम।
या डिफरेंट एंगल्स के लिहाज से हमारे पास इस तरह की वेरिएशंस पॉसिबल होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करे तो फिर केस कैसा होता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। अगर तो हम बात करें जनरल कि अगर तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर उसी डायरेक्शन में चार्ज की वेलोसिटी भी हो, अगर चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहा हो तो फिर केस क्या देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस केस में ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास एंगल क्या आ गया, 0। अगर एंगल 0 हो जाए तो F इज़ इक्वल टू QVB साइन 0 इज़ इक्वल टू किसके आएगा, 0 के। अगर हमारे पास फोर्स 0 है तो नोट कीजिएगा, हम पढ़ते हैं वर्क इज़ इक्वल टू F डॉट डी। अब ज़रा नोट करें, फोर्स क्या थी, 0, तो 0 टाइम्स डी, वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। हमने पढ़ा था ना कि वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास इधर आ गया वर्क अगर 0 है तो इसका मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। और स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि चेंज इन टोटल एनर्जी भी 0 है। चेंज इन के के 0 होने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है। चेंज इन के 0 होने का मतलब है कि के कांस्टेंट है। चेंज इन पी के 0 होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। और चेंज इन टोटल एनर्जी के 0 होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है। हमारे पास यहाँ पे एनर्जीज का लिंक भी निकल आया। अब क्योंकि फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रही तो इसीलिए फिर चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता है। चार्ज कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जब चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल मूव कर रहे हों। अब हम सेकंड केस में बात करेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही हो लेकिन चार्ज अपवर्ड जा रहा हो, या अगर मैं यूं कह दूं कि इफ़ चार्ज इज़ मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से एंगल 90 पे आ जाए तो फिर केस क्या होगा स्टूडेंट्स, अब वो भी देख लेते हैं हम। अब हमारे पास एंगल आ गया है 90। इफ़ एंगल इज़ 90 तो फोर्स बन जाती है QVB साइन 90, साइन 91 होता है, ये आ जाता है QVB, हम इसे कहते हैं मैक्सिमम फोर्स। अब इस केस में वर्क हमारे पास होता है F डॉट डी, जिसे हम स्टूडेंट्स कह देते हैं FD कॉज ऑफ थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 है तो FD कॉज 90, कॉज 90 0 होता है, सो वर्क 0 हो गया। स्टूडेंट्स, वर्क 0 होने का सिंपल सा मतलब ये है कि फिर से कोई भी काइनेटिक में चेंज नहीं आ रहा, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा और ना ही कोई चेंज आ रहा है टोटल एनर्जी के अंदर। और अगर एनर्जीज में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि KEB कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि PEB कांस्टेंट है और इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर तीनों में ही चेंज नहीं आ रहा तो फिर तीनों कांस्टेंट हुए। लेकिन स्टूडेंट अगर इस केस में देखा जाए तो ये चार्ज सर्कुलर वे में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो पता लगा कि अगर तो एंगल 90 हो तो उस फोर्स की वजह से चार्ज का सर्कुलर पाथ अडॉप्ट होता है। अब हम फर्दर बात करते हैं कि अगर तो एंगल 0 और 90 के दरमियान आ जाए, इफ़ द एंगल इज़ बिटवीन 0 एंड 90, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मूव कर रही है, इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलोंग दिस, और जो चार्ज है वो चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज़ समथिंग लाइक दिस, चार्ज अगर यूं जा रहा है तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंगल बिटवीन V एंड B। अब हमारे पास जो फोर्स होगी, दैट फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, वो डिपेंडेंट ऑन एंगल थीटा होती है, थीटा के बदलने से बदलती रहती है। अब फर्दर देखें, अगर स्टूडेंट्स मैं इस वेलोसिटी की कंपोनेंट्स बना लूं तो नोट कीजिएगा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक इस तरह से और एक कुछ इस तरह से। इसे हम कह देंगे Vx और स्टूडेंट्स इसको हम कह देंगे Vy। अब जो Vy है ना वो एंगल 90 बनाता है तो वो सर्कुलर मूव करवाना चाहेगा। जो Vx है वो क्योंकि अलोंग जा रहा है B के, क्योंकि देखें ना B इज समथिंग लाइक दिस, B इज लाइक दिस, जो Vx है ना वो B के अलोंग है तो वो उसको स्ट्रेट मूव करवाना चाहेगा। जो Vy है वो एंगल 90 बना रहा है तो वो घुमाना चाहेगा सर्कुलर वे में। तो फिर हमारा पाथ कैसा बनेगा, हमारा पाथ बनेगा हेलिकल। इस हेलिकल पाथ को हम स्पाइरल भी कहते हैं और इसी को हम हेलिक्स भी कहते हैं। अब की बार ये चार्ज जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से एंगल 90 पर जा रहा था, ये अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ फॉलो करना शुरू कर देगा, इस तरह से स्प्रिंग की तरह मूव करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स हमारे पास इतनी फोर्स एक्ट करती है और ये फोर्स डिफरेंट एंगल्स पर इस तरह से असरअंदाज होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से कि ये केस तब होगा इफ़ एंगल इज़ बिटवीन 0 एंड 90, चाहे 30 हो, चाहे 45 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, कोई भी अगर एंगल है 0 और 90 के दरमियान तो हेलिकल, स्पाइरल या हेलिक्स पाथ अडॉप्ट हो सकता है इस केस में। और यहाँ से हमें MCQs आ सकते हैं। MCQs करने से पहले मैं एक टेबल डिस्कस करना चाहूँगा आप सबके साथ, ज़रा नोट कीजिएगा। हम यहाँ पर एंगल्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स इन एंगल्स के साथ मैं बात करूँगा कि किस तरह चार्ज कैसे मूव कर रहा था, साथ ही बात होगी फोर्स की, साथ ही बात होगी पाथ की। सबसे पहले एंगल्स। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एंगल्स की। जो एंगल्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, डैट इज 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 और 180 डिग्री। अगर तो 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो फील्ड ऐसे है, मैं सारी फील्ड जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इन सारों की मैं पहले ही ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम इसके लिहाज से एंगल्स भी साथ साथ स्टूडेंट्स ड्रॉ करते रहें। दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड। और अब अगर पहला केस देखा जाए तो पहले केस के मुताबिक चार्ज इज़ मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कुछ इस तरह से होगा कि चार्ज इज़ मूविंग
पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड को देखें, चार्ज इज मूविंग 30 विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज मूविंग 45 किसके लिहाज से, मैग्नेटिक फील्ड्स के लिहाज से, चार्ज इज मूविंग एट 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज मूविंग एट 90 डिग्री with respect to magnetic field and charge is moving anti-parallel with respect to magnetic field। अब ज़रा नोट कीजिएगा फोर्स कितनी कितनी मौजूद होगी हमारे पास इस केस में। एंगल 0 फोर्स B0, एंगल 30 फोर्स इज F maximum by 2, एंगल 45 फोर्स इज 70% ऑफ F मैक्सिमम या फिर F मैक्सिमम बाय √2, एंगल 60 फोर्स इज 86% ऑफ F मैक्सिमम या फिर स्टूडेंट्स √3/2, 90 पे फोर्स इज मैक्सिमम और 180 पे फोर्स इज अगेन 0। सो फोर्स इज मिनिमम एट आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर मैं पाथ की बात करूं स्टूडेंट्स तो 0 पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी, स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन। 30, 45, 60 इन सब पे हेलिक्स। अगर 0 से 90 के दरमियान है तो उन सब पे हेलिक्स पाथ होगा। 90 पे सर्कुलर पाथ होगा, जबकि इस पर 180 पे फोर्स नहीं लग रही तो फिर से स्ट्रेट पाथ। अगर पाथ की डायग्राम ड्रॉ करनी होगी तो इस पे चार्ज ऐसे ही मूव करेगा, जबकि इस पे चार्ज हमारे पास कुछ ऐसे स्पाइरल मूव करेगा, इस पे भी चार्ज ऐसे स्पाइरल मूव करेगा, इस पे भी चार्ज ऐसे स्पाइरल मूव करेगा, इस पे चार्ज सर्कुलर मूव करेगा, जबकि इस पे भी चार्ज स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ना अभी ये केस देख लिया कि किस तरह से डिफरेंट एंगल्स पर पाथ और केसेस डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें इस केस में सारा ये बता दिया जाए, ज़रा नोट कीजिएगा, अगर हमें क्वेश्चन को कुछ इस अंदाज में पूछा जाए कि इफ़ charge is parallel to magnetic field, if charge is moving parallel to magnetic field, then force acting on the charge will be, then force acting on the charge will be अल्फ़ा आ गया 0, बीटा आ गया QVB साइन थीटा, चार्ली आ गया हमारे पास QVB, जबकि डेल्टा आ गया नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस हमने बात पढ़ी है कि जब एंगल 0 हो जाता है ना, जब पैरेलल एक्ट करता है तो फिर चार्ज पे कोई फोर्स लगती नहीं, तो फिर इस केस में फोर्स ऑन चार्ज बिकम्स 0। हमसे ये बात ऐसे भी पूछी जा सकती है कि वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस कुछ यूँ दे दी जाती हैं। अल्फ़ा ऑप्शन दे दी गई मैक्सिमम, बीटा ऑप्शन दे दिया गया 0, चार्ली ऑप्शन दे दिया गया कांस्टेंट बट नॉन ज़ीरो, जबकि डेल्टा ऑप्शन दे दिया गया नन ऑफ दीज। तो एक बड़ी सिंपल सी बात सुनो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को, पाथ को चेंज करती है।
मैग्नेटिक फोर्स का कोई भी लिंक एनर्जी को चेंज करने के साथ या वर्क करवाने से नहीं होता। हमने देखा ना, एंगल 0 था तब भी वर्क 0 था, एंगल 90 हो गया तब भी वर्क तो 0 ही रहा। तो वर्क को फर्क नहीं पड़ता, वर्क नहीं होता, सो वर्क विल ऑलवेज बी 0 बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे कुछ फर्दर क्वेश्चंस भी मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। स्टूडेंट्स, फर्दर क्वेश्चंस हमसे ये भी पूछे जा सकते हैं, जरा देखिएगा कि इफ अ पार्टिकल और इफ अ चार्ज हैविंग एनर्जी about 12 electron volt is inserted in the magnetic field, energy after some time will be, एनर्जी कितनी हो जाएगी? अल्फा है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीटा है मोर देन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ली है लेस देन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि डेल्टा ऑप्शन है 0। स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल सी बात याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ना तो वर्क करती है ना एनर्जी देती है, तो चेंज इन एनर्जी तो वैसे ही 0 होता है। अगर पहले 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो बाद में भी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, चेंज 0 होगा, एनर्जी 0 नहीं होगी। हमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इफ अ न्यूट्रॉन is projected in magnetic field at an angle of 45 degree, its path will be, path क्या होगा? अल्फा ऑप्शन दी जाती है स्ट्रेट पाथ, बीटा ऑप्शन है सर्कुलर पाथ, चार्ली ऑप्शन है हेलिकल पाथ, जबकि डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, आपने फौरी देखा एंगल 45 डिग्री है, 0 और 90 के दरमियान है, तो हेलिकल पाथ होना चाहिए। लेकिन आप ये भूल गए कि तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता। अगर तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, इफ वैल्यू ऑफ Q इज 0, फोर्स विल बी 0, चार्ज विल मूव अ स्ट्रेट लाइन मोशन, चार्ज विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर फर्दर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है हमसे कि इफ इलेक्ट्रॉन is placed in direction of magnetic field, if electron is placed in direction of magnetic field, then force on it will be, स्टूडेंट्स अल्फा हमें कहा गया मिनिमम, बीटा हमें कहा गया मैक्सिमम, चार्ली हमें कहा गया फर्स्ट मिनिमम देन मैक्सिमम, जबकि डेल्टा हमें कहा गया स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज। तो देखिए, हमने चार्ज को मूव तो नहीं करवाया, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगनी थी ना, ये तो प्लेस्ड है, ये तो चार्ज ही रेस्ट पे,
वेलोसिटी ही ज़ीरो है, क्यू वी बी साइन थीटा। इन डायरेक्शन एंगल जो भी होता, जब मैंने कारी प्लेस दी है तो फिर फोर्स ज़ीरो होगी, और मिनिमम कोई भी इनमें से, मिनिमम जरूर हमारे पास ज़ीरो बनता ना मिनिमम, तो क्योंकि हम कहते हैं कि दिस इज़ मिनिमम फोर्स विच इज़ ज़ीरो, तो मिनिमम यहाँ पर आंसर होगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, हम अगर इस केस में से देखा जाए तो हमें क्वेश्चंस ग्राफिकली भी पूछे जा सकते हैं। वो कैसे? हमसे ये भी कहा जा सकता है कि इफ चार्जेस आर मूविंग लाइक दिस, देन बताया जाए which of the following is इलेक्ट्रॉन। जबकि हमें तो यहाँ पर फील्ड दे दी गई है, दैट इज डॉटेड फील्ड। डॉटेड फील्ड का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मौजूद है हमारे स्टूडेंट्स, वो आउट ऑफ द पेज है, कुछ इस तरह से। अब नोट कीजिएगा, पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन। साथ हमें ऑप्शंस दे दी गई, अल्फा ए, बीटा बी, चार्ली सी एंड डेल्टा डी। हमने अप्लाई करना है 4A इस पे रूल। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको सारे रूल्स में समझाता चलूँ कि हमने उनको ऐसे ऐसे अप्लाई करना होता है। हम टोटल 3 रूल्स की बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल है, दैट इज़ राइट हैंड कर्लिंग रूल, राइट हैंड कर्ल मेथड। वो क्या होता है? पहला वो कहता है कि जहाँ पर भी चार्ज मूव कर रहे हैं, उनके V क्रॉस B था ना, तो V से B की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया जाए। हम कर्ल करें V से B की तरफ को, और जहाँ पे स्टूडेंट्स थंब होगा, जहाँ पे थंब होगा स्टूडेंट्स, वहीं पर फोर्स होगी। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। पहले सब लिख लें, फिर आपको सारे समझाऊंगा प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी। राइट हैंड पाम रूल, हमें ये रूल ये कहता है कि जो फिंगर्स हैं वो शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। जो थंब है, थंब शो करता है वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज की डायरेक्शन को। जबकि जो पाम है स्टूडेंट्स, पाम शो करता है फोर्स को। और एक हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें ये रूल बताता है लेफ्ट हैंड की मदद से। ये हमें बताता है कि जो फर्स्ट, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जो इंडेक्स फिंगर है ये वाली, दैट शोज मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर डिटरमिन्स
वेलोसिटी और जो थंब होगा स्टूडेंट्स वो बताता है फोर्स को। अब तीन अप्लाई करूंगा मैं इस एक पे ताकि समझ आ जाए। पहला, जहां वेलोसिटी है वहां फिंगर रख के फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए, जहां पे थंब होगा वहां फोर्स होगी। और एक और बात, ऑल दीज रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल टू, ऑल दीज रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल टू पॉजिटिव चार्जेस ओनली। नेगेटिव के लिए रूल्स को उल्टा करना पड़ता है। अभी देखते हैं। हमने कहा जहां वेलोसिटी है, चार्जेस तो ऊपर जा रहे थे, वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने फिंगर को अपवर्ड रखा। अब जहां पर फील्ड है, फील्ड अगर क्रॉस होती तो मैं इनटू द पेज कर्ल करता, फील्ड तो डॉटेड है, आउट ऑफ द पेज है, तो मैं आउट ऑफ द पेज कर्ल करूंगा। थंब कहां पे आ रहा है? इस तरफ को। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, जोन से पार्टिकल्स रूल को फॉलो करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। यानी कि अगर मैं इन दो की बात करूं तो दीज टू आर पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये जिसने रूल को फॉलो ही नहीं किया, दिस इज बेसिकली न्यूट्रॉन। और ये जो इस रूल के ऑपोजिट जा रहा है, ए पार्टिकल, ये नेगेटिव पार्टिकल होगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यही बात ना मैंने पाम से निकालनी है। जहां पे फिंगर्स वहां पे फील्ड, फील्ड तो आउट ऑफ द पेज नहीं थी तो मैं आउट ऑफ द पेज फील्ड रख लेता हूं। जहां पे थंब वहां पर वेलोसिटी, आउट ऑफ द पेज फील्ड, ऊपर वेलोसिटी ऊपर थंब। पाम किस तरफ को आ रहा है? पाम आ रहा है इस तरफ को। तो देखें सी और डी पॉजिटिव पाम के अलॉन्ग है। जहां पाम वहां पॉजिटिव चार्जेस और पाम के ऑपोजिट नेगेटिव चार्जेस, तब भी ए आता है। अब हम करते हैं फ्लेमिंग की बात। फ्लेमिंग मैंने क्या कहा? एफ बी और मोशन ऑफ चार्ज। आपको पता ना कि जहां मोशन ऑफ चार्ज होती है वहीं पे करंट भी होता है, तो मैं इसको एफ बी आई, याद है आपको एक अमेरिकन पुलिस फोर्स है एफ बी आई, तो एफ बी आई ऐसे ही रख के प्लेस करें। ठीक है, दिस इज, ये ऐसे फॉर्म करें, फिर थर्ड फिंगर यूं ऐसे करें। एफ बी, बी कहाँ पे है? आउट ऑफ द पेज, तो इस फिंगर को आउट ऑफ द पेज रखें ऐसे। चार्जेस की मोशन कहाँ पे है? ऊपर, तो इसको यहीं पर रखते हुए इस फिंगर को ऊपर कर दें। तो थंब कहाँ पे आ रहा है? इस साइड पे। यानी कि ऑल पॉजिटिव चार्जेस विल मूव टुवर्ड दिस साइड, नेगेटिव इस तरफ को होगा। तो यहाँ पे कौन है? सिर्फ ए है। तो इन तीनों के मुताबिक मेरा आंसर क्या आता है? ए आता है। अब हम एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं और हम उसमें भी अप्लाई करेंगे तीनों रूल्स को, जरा नोट कीजिएगा। हमने कहा दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो चार्ज है ना, जो चार्ज है, चार्ज इज मूविंग इनटू द पेज, ये वेलोसिटी है। चार्ज इज मूविंग इनटू द पेज और कहता है कि बताइए कि चार्ज की मोशन कैसी होगी, चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी। क्या चार्ज पे फोर्स लगेगी इस तरफ को, या ऊपर को, या नीचे को, या इस साइड पे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है हमने। हम ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। पहले देखें, जहां पे वेलोसिटी वहां फिंगर रखी, जहां पे फील्ड हमने उस तरफ कर्ल कर दिया। जहां वेलोसिटी वहां फिंगर, जहां फील्ड वहां पे कर्ल किया। थंब कहां पे आया? नीचे, तो फोर्स कहां लगेगी? नीचे। अब उसने मैंने चार्ज नहीं बताया कि चार्ज पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, बस कहा कि अ चार्ज इज मूविंग। जब चार्ज नोटिफाई ना किया जाए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स फिर इस केस में
हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। अब हम देखते हैं पाम रूल से, जहां पर फील्ड लाइंस वहां पे फिंगर, जहां पे वेलोसिटी वहां पे थंब। तो पाम कहां पे आ रहा है? नीचे, नीचे। अब फ्लेमिंग देखते हैं, एफ बी आई, एफ बी और आई नोट कीजिएगा। मेरे पास फोर्स निकालनी है, बी इस तरफ को है, आई कहाँ पे है? आई इज टूवर्ड इनटू द पेज, तो ये फिंगर यही रखते हुए इसको इनटू द पेज कर लें। अब थंब कहाँ पे आ रहा है भला? नीचे आ रहा है ना, तो आंसर क्या है? डाउनवर्ड है। अच्छा, यहाँ से हम एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। हम क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। हम कहते हैं कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब उसने बता दिया है a beam of electrons is moving towards a circle जिसके ये 4 पॉइंट्स हैं A, B, C एंड D। स्टूडेंट्स, यहां पर अप्लाई कर दी गई मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर तो ये फील्ड अप्लाई ना होती तो ये बिल्कुल सेंटर पे जाके टकराते। अब फील्ड अप्लाई होने के बाद इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किसी एक साइड पे। बताएं कहाँ पे होंगे डिफ्लेक्ट? क्या ये पॉइंट ए पे जाके लगेंगे, या बी पे लगेंगे, या सी पे लगेंगे, या डी पे लगेंगे? अब नोट कीजिएगा, सबसे पहली बात, पार्टिकल्स की मोशन किस तरफ है? इस तरफ। फील्ड लाइन कहाँ पे है? नीचे, नीचे कर्ल किया। थंब कहाँ पे आया? इनसाइड। अगर मैं इनसाइड देखूं तो इस डॉटेड पॉइंट सेंटर के इस तरफ कौन है? बी है। उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन हमेशा रिजल्ट के उल्ट जाते हैं। यूं मोशन थी, नीचे फील्ड थी, थंब यहां पे आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे तो वो सेंट्रल पॉइंट से इस तरफ उल्टा जाएंगे। तो उल्टी तरफ कौन है हमारे पास? सी पॉइंट है। अब ये पॉइंट जरा पाम से देखें, जहां पर फील्ड वहां पे फिंगर्स, जहां पे वेलोसिटी वहां पे थंब। पाम किस तरफ को आ रहा है? यहां पे बी की तरफ, बी की तरफ। लेकिन क्योंकि बी से अवे जाना, तो बी से अवे कौन होगा? सी होगा। अब फ्लेमिंग से देखें, इलेक्ट्रॉन था तभी रिजल्ट उल्टा कर रहा हूं मैं। फ्लेमिंग से देखें, एफ बी आई, बी कहाँ पे है? नीचे। मोशन कहाँ पे है? इस तरफ। तो थंब कहाँ पे आ रहा है? सेंट्रल पॉइंट से इस तरफ। यहाँ पर बी था, इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर बी के उल्टी तरफ कौन है? सी, टुवर्ड सी पे जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अप्लाई हो सकता है हमारे पास। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आता है हमें आमतौर पे, वो क्या आता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देता है क्या? अल्फा देखिएगा, चेंज करता है स्पीड को, बीटा एनर्जी को, चार्ली मोमेंटम को, और डेल्टा ऑल। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है ना। डिफ्लेक्टिंग फोर्स ने एनर्जी नहीं चेंज करनी, स्पीड नहीं चेंज करनी, के कांस्टेंट, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने से मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ने पढ़ा था ना कि जब एंगल 0 होता तो के ई कांस्टेंट था, पी ई कांस्टेंट थी, मोशन स्ट्रेट लाइन थी, वहाँ वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी, मोमेंटम भी कांस्टेंट था। लेकिन जब एंगल 90 था तब भी चार्ज गोल गोल घूमा, वर्क 0 था, के ई कांस्टेंट था, पी ई कांस्टेंट था, लेकिन उस रोटेशन की वजह से
वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई थी, स्पीड कांस्टेंट थी क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, स्पीड एनर्जी सेम रहेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग फोर्स डायरेक्शन में चेंज लेके आती है। स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी देखा कि किस तरह से सोलेनोइड में से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, और लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक हमने देखा कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज किस किस तरीके से एप्लीकेबल होती है, और हमने मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट राइट हैंड रूल को डिफरेंट एस्पेक्ट से समझने की कोशिश भी की। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस ऑफ एनी क्वेरी काइंडली कमेंट करें ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।